हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, कॉलेज और माय फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम बीएड की बात करेंगे। बीएड प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के थर्ड पेपर की बात करेंगे, तीसरा पेपर की। 312 एमसी क्वेश्चंस मेरे आ गए हैं। इसे पढ़कर आप अच्छे से पेपर दे सकते हैं। और जैसा कि अभी पिछले वीडियो में मैंने कई पेपर्स बनाए, तो उसमें भी काफ़ी छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1300-1400 स्टूडेंट, 1200 स्टूडेंट डेली पढ़कर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और उनका अच्छा नंबर आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इस वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा पढ़ें बार बार, ताकि आपका अच्छा नंबर आए। विषय का नाम है बीएड, थर्ड पेपर है ये फर्स्ट सेमेस्टर का, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। आप विषय को अच्छे से देख रहे हैं। शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर का नाम है। ये बीएड प्रथम सेमेस्टर का थर्ड पेपर है, तीसरा पेपर है। और आपको यहाँ से एमसीक्यू 312 मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट तैयार हो जाएं। आपके सामने मेरे क्वेश्चंस आने वाले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया गया है। बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा से संबंधित है। जो रिवीजन करना चाहते स्टूडेंट तेज़ी से करें, यहाँ से आपके अच्छे नंबर स्कोर हो सकते हैं, ला सकते हैं आप। तो आइए हम क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी। और आपके सामने मेरा क्वेश्चंस खुल गया है। मैं जुगनू प्रसाद बिंद, आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आर्यावर्त ग्रुप से बोल रहा हूँ। और मैं यहाँ पे एडमिशन इंचार्ज हूँ, मार्केटिंग इंचार्ज हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से पढ़ें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले। तो हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न आपके सामने खुल चुका है। शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य पेपर का नाम है। और अब पेपर हम पढ़ेंगे। आप जो है अच्छे से पेपर पढ़िएगा आप भी। पहला प्रश्न है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो एडुसियर के से हुई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। अगला है, तकनीकी टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? तो आपके सामने है, टेक्निकोस से हुई है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम है, हार्डवेयर है। शिक्षा का शास्त्र एक नया क्षेत्र है, सूचना व संचार तकनीकी है। शिक्षण तकनीकी के जन्मदाता हैं, मॉरिसन हैं। अधिगमकर्ता की व्यवहार परिवर्तन से किसका संबंध है? व्यवहार तकनीकी से है। अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, व्यक्तिगत। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ब्राइमर। अगला सवाल आपके सामने है, शैक्षिक तकनीकी के 3 रूपों अथवा उपशाखाओं का वर्णन किसने किया है? लुम्सडेन ने। मानव को सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। कथन किसका है? रॉबर्ट ए कॉक्स का। शैक्षिक तकनीकी प्रथम को सापेक्षित शैक्षिक तकनीकी रिलेटिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी की संज्ञा किसने दी? सिल्वरमैन ने। किसने शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को व्यवहारात्मक तकनीकी पर आधारित माना है? बीएफ स्किनर ने। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय है सॉफ्टवेयर का। अगला सवाल आपके सामने है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय है प्रणाली उपागम का। शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? हार्डवेयर का। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत किया है? 3। कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? बीएफ स्किनर ने। किस शिल्प उपागम के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है? कठोर पर। प्रणाली विश्लेषण या शैक्षिक तकनीकी तृतीय को और किस नाम से जाना जाता है? प्रबंध तकनीकी उपागम के। शैक्षिक तकनीकी तृतीय उपागम प्रणाली उपागम वास्तव में किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है? गेस्टाल्टवादी। तकनीकी व्यवहारिक जीवन में सवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, जे ब्लूमर। शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख पक्ष होते हैं। तो इसका उत्तर है सभी। पहला भी सही है, अदा, प्रक्रिया, प्रदा,
उपयोग सभी, मतलब डी सही होगा। अगला सवाल आपके सामने है, अनुदेशन तकनीकी के विकास का मुख्य श्रेय किसको है? ब्रूनर एवं ग्लेसर को है। शिक्षण तकनीकी के द्वारा समस्त पाठ्यक्रम को क्रमशः 4 सोपानों नियोजन, व्यवस्था, अग्रसारण तथा नियंत्रण में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? आइबर के डेविस का है। संप्रेषण नियंत्रण शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है? तो यहाँ पे आपका ए सही होगा, साइबरनेटिक्स से लिया गया है। अगला सवाल आपका है, शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग क्या कहलाता है? अनुदेशन प्रारूप कहलाता है। अनुदेशन का अर्थ क्या है? सूचनाएं देना होता है। परिणामों का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? प्रदा कहलाता है। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कंप्यूटर, सीसीटीवी आदि आते हैं, किस में आता है? शैक्षिक तकनीकी प्रथम में आता है। अगला सवाल आपके सामने है, व्यवहार की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? परिस्थितियों के द्वारा। स्किनर ने अपने किस सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि केवल पशुओं के व्यवहार को ही नहीं वरन मानव के व्यवहार को भी परिवर्तित तथा नियंत्रित किया जा सकता है? सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत द्वारा। अगला सवाल आपके सामने है, अनुदेशन प्रारूप किस आधारित पर होता है? शिक्षण सिद्धांतों पर। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है शिक्षण संबंधित अनुसूचित रणनीति। अगला सवाल आपके सामने है, छात्रों का आरंभिक व्यवहार इंटर्निंग बिहेवियर ज्ञात किया जाता है अदा से। किसका संबंध शिक्षक व छात्रों के मध्य पाठ्य वस्तु पर अंतःक्रिया से होता है? प्रक्रिया का। सॉफ्टवेयर उपागम को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे उत्तर होगा डी, उपयोग सभी, अनुदेशक से, व्यवहार से, शिक्षण से। यहाँ तीनों सही होगा। डी आपका है, प्रणाली उपागम में प्रणाली शब्द का अर्थ है विश्लेषण तथा विकास से। प्रणाली उपागम एक प्रकार से तार्किक समाधान प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रणाली विश्लेषण प्रशासक की समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक एवं परिणात्मक आधार प्रदान करती है निर्णय के लिए। प्रणाली उपागम के सोपान हैं, यहाँ भी डी सही होगा, उपयुक्त सभी, मतलब पहला भी सही। प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप, प्रणाली संचालन। अगला है आपका सवाल, प्रणाली उपागम सीखने तथा शिक्षण व्यवस्था संबंधित समस्याओं के समाधान की एक विधि है, वैज्ञानिक है। पाठ्यवस्तु तथा कक्षा व्यवहार दोनों ही तत्व किसी तकनीकी में सम्मिलित किए जाते हैं, शिक्षण तकनीकी में। शिक्षण तकनीकी में पाठ्यवस्तु को कितने सोपानों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है? 4। शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों एवं सहायक सामग्री का चयन किया जाता है? व्यवस्था। शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत किया जाता है? नियंत्रण। शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न अभिप्रेरणाओं, मोटिवेशन की प्रविधियों का चयन शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत किया जाता है? अग्रसरण। शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत शिक्षण पाठ्यवस्तु का विश्लेषण किया जाता है? नियोजन। अनुदेशन प्रारूप को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3। काइबरनेट्स का अभिप्राय है शासन करने से। प्रणाली उपागम जन्म कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ई लर्निंग का आरंभ कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। ई अधिगम द्वारा अभिसूचना संप्रेषण की सहायता से क्या किया जाता है? शिक्षा तथा प्रशिक्षण किया जाता है। ई सामग्री का उपयोग छात्रों द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? बृहद स्तर पर। वेबिनार है, एक वर्कशॉप है। आभासी कक्षा है, ऑनलाइन पोर्टल। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कब हुआ? 1961 में। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अगला सवाल आपका है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ था? इलिनॉइस में।
सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है? पूछताछ अनुदेशन के। ड्रिल अनुदेशन का अभिप्राय है, इसमें डी सही होगा। उपयोग सभी, मतलब व्यवहार में है, अभ्यास में है, अनुभवों में है, तीनों में से होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिस कहते हैं। ई लर्निंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ भी डी सही होगा, मतलब तीनों ऊपर के। ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर प्रोत्साहित, तीनों सही होगा। किसके अंतर्गत वे सभी प्रकार के अधिगम आते हैं जिसमें सूचना एवं संप्रेषण की सहायता से अधिगम को सरल बनाया जाता है? ई लर्निंग के द्वारा। CAI का अभिप्राय है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन विकसित करने वाली वेबसाइट है एडुकाप्ले। अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर है, तो इसमें डी सही होगा। कंप्यूटर सभी है, एनालॉग भी है, डिजिटल भी है, हाइब्रिड भी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट। शिक्षण अधिगम संबंधित समस्त क्रियाएं किस उपागम के अंतर्गत संपादित होती हैं? कठोर शिल्प उपागम। स्मार्ट क्लास की संरचना में शामिल नहीं है टेलीविज़न। वेब आधारित अनुदेश का एक पहलू है अकस्मात सीखना। संप्रेषण माध्यम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 2। ई लर्निंग का उपयोग संपूर्ण विश्व में किसकी सहायता से किया जाता है? वेब या CD रोम से। आधुनिक युग की महत्वपूर्ण देन क्या है? कंप्यूटर है। वर्तमान युग किसका युग कहा जाता है? कंप्यूटर का। आज के कंप्यूटर युग में कौन सी शिक्षा अपने नए आयाम स्थापित कर रही है? दूरवर्ती। ई लर्निंग में महत्वपूर्ण कौशल क्या है? लेखन के सामग्री से विचार या राय व्यक्त करने की क्षमता है। वर्चुअल स्कूल क्या है? प्रणाली जो प्रशिक्षकों से छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के माध्यम से परियोजन पाठ्यक्रम सामग्री अनुमति देती है, वही वर्चुअल है। तकनीकी या तकनीकी विज्ञान, अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी शब्द का पर्याय तकनीकी का अर्थ है। इसका उत्तर है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ। अगला सवाल आपका है शैक्षिक तकनीकी विशेषताएं। इसका डी सही होगा। उपयुक्त तो सभी, वैज्ञानिक भी होगा, नवीन भी होगा, शिक्षार्थी भी होगा। अगला सवाल आपके सामने है 85 नंबर। अनुदेशन प्रारूप की मान्यताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर होगा डी, केवल A एवं C। मतलब आपका जो है अनुदेशन प्रारूप भी होगा और अनुदेशन प्रारूप के सिद्धांत भी होगा। 86 आपका क्वेश्चन नंबर है प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप क्या है? तो इसमें उत्तर है केवल A एवं B। मतलब A आपका दिया है कार्य विश्लेषण और B दिया है शैक्षिक तकनीकी, तो ये दोनों सही होगा। और 87 नंबर आपका है शिक्षा तकनीकी का अर्थ है शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र नहीं है अधिगम प्रक्रिया का अप्रबंधन। शैक्षिक तकनीकी के महत्वपूर्ण कार्य नहीं है अप्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। हार्डवेयर उपागम का प्रारंभ किसे माना जाता है? भौतिक विज्ञान तथा अभियंत्रण तकनीकी प्रशिक्षण प्रणाली में किए गए प्रयोगों को हार्डवेयर माना गया। ई लर्निंग की विशेषता है प्रभावपूर्ण स्व अध्ययन एवं ट्यूटोरियल का प्रबंधन करना। अगला सवाल है विद्यार्थियों के व्यवहार में स्थापित स्टेबिलिटी लाने एवं अनुभवों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए किस प्रकार के अवसर किए जाते हैं? ड्रिल तथा अभ्यास कार्यक्रम संबंधित अवसर है। इंट्रानेट का क्या है? तो इसका उत्तर है किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क है। अगला है वेब आधारित अनुदेश माध्यम है शिक्षण संबंधित वातावरण तैयार करने का। वेब आधारित अनुदेश बढ़ावा देता है दूरदर्शी शिक्षा के आर्थिक विकास को। इस प्रकार आपका 95 क्वेश्चन ख़त्म हुआ और यहाँ उत्तर दिया हुआ है, आप मिला सकते हैं अच्छे से और आगे बढ़िए।
आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, अच्छा नंबर लाएंगे। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन के माध्यम से अच्छा नंबर ला रहे हैं। मैंने कई स्टूडेंट से बात किया, उन्होंने बताया कि इस क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और काफ़ी लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। तो आप भी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें और अच्छा नंबर लाए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के आधारित प्रश्न है ये। अगला सवाल आपके सामने है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? बर्टन का। शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है व्यावसायिक प्रक्रिया। शिक्षण का अर्थ क्या है? उपयोग सभी यहाँ होगा, मतलब पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना, सभी होगा। शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की है व्यवस्था है। शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। कथन किसका है? एडम्स का। सर्वप्रथम वेबिनार शब्द का प्रयोग 2008 में कहाँ पर किया गया? लेक सुपीरियर विश्वविद्यालय में। किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है? स्मृति में। किसके क्षेत्र में बोध एक बहुत व्यापक शब्द है? शिक्षण में। सार्थक शब्द संबंधित आसानी से याद हो जाती है? पाठ्य वस्तु। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्य वस्तु एक महत्वपूर्ण है, उपागम है। बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में कितने सोपान होते हैं? 5। बोध स्तर पर शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं? 4। स्मृति स्तर की शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट। बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के प्रवर्तन कौन है? मॉरिसन। चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था के प्रवर्तक कौन है? हंट। मॉरिसस पी हंट ने चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान कितने सोपान बताए हैं? 4। चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं? 3। शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? पाठ्य पुस्तक। शिक्षण की विशेषता नहीं है? अपरिवर्तनीय व्यवहार। अनुदेशन द्वारा छात्र के किस पक्ष को विकसित किया जाता है? ज्ञानात्मक। शिक्षण का क्षेत्र है विस्तृत। अनुबंधन का क्षेत्र है संकुचित। अनुबंधन का उद्देश्य है ए एवं बी दोनों होगा उत्तर इसका सही। और ये है व्यवहार में परिवर्तन लाना, बी है आदतों को सिखाना। ठीक है। किसी पाठ्य वस्तु को शिक्षक विचारहीन स्थिति से लेकर विचारपूर्ण स्थिति एक कितने स्तरों पर प्रस्तुत कर सकता है? 3। अगला सवाल आपके सामने है 25 नंबर। पूर्वानुभवों का समय पर स्मरण करना ही स्मृति है। पहले सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। अचेतन मन में पहुँचे अनुभवों को चेतन मन पर लाने की प्रक्रिया कहलाती है स्मृति। स्मृति की प्रक्रिया का आवश्यक तत्व तो नहीं है उद्देश्य। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का वर्णन कितने सोपानों में दिया है? 4। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण की संरचना कितने प्रमुख पदों में वर्गीकृत किया? 5। पंचपदी प्रणाली किसकी है? हर्बर्ट की। मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान को किस नाम से जाना जाता है? बोध स्तर। किस स्तर के शिक्षण में अंतर्दृष्टि को महत्व दिया जाता है? अवबोध। चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रमुख तत्व तो नहीं है वर्णन। शिक्षण की किस अवस्था में शिक्षक शिक्षण का नियोजन करता है? शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था को। शिक्षण की किस अवस्था में शिक्षक छात्र की अंतर्क्रिया होती है? शिक्षण के अंतर प्रक्रिया अवस्था में। अगला सवाल आपके सामने है, शिक्षक पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन किस अवस्था में करता है? शिक्षण की अंतिम अवस्था में। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है शोध्यता का सिद्धांत। करके सीखने के सिद्धांत को कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन किया जाता है। उत्तर है चयन का सिद्धांत। शिक्षण सूत्र का प्रभाव किस पर पड़ता है? शिक्षण पर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है? मूर्ति से अमूर्त की ओर को। गेस्टाल्टवाद अवयववाद पर आधारित सूत्र है।
पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दृष्टांत से सिद्धांत की ओर को। किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना कि जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो। यह सिद्धांत है सहसंबंधता का सिद्धांत। पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। की शताब्दी की वैज्ञानिक उपलब्धियों में दूरदर्शन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है? 20वीं सदी में। भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ? 15 सितंबर 1959 में। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न CCTV में सूचना के किसके माध्यम से प्राप्त होने वाले पहुँचाया जाता है? कोएक्सियल केबल से। अगला सवाल आपके सामने है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न CCTV में सूचनाओं को किस माध्यम से प्राप्त करने वाले तक पहुंचाया जाता है? इसका उत्तर है कोएक्सियल केबल द्वारा। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं किलप्रैक्टिक। शिक्षक को व्याख्यान विधि का प्रयोग किन कार्यों हेतु कर लेना चाहिए? तो उपयुक्त सभी है। संक्षिप्तकरण स्पष्ट करने हेतु, पेड़ा प्रदान करने हेतु। तो डी सही होगा, उपयुक्त सभी से मिलता जुलता है। प्रदर्शन विधि है शिक्षक आधारित। समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। यह कथन किसका है? आशुबेल का है। शिक्षा जगत में योजना प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रोफेसर रिचर्ड ने। किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में योजना के कितने प्रकार बताएं? 4। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादन का श्रेय किसको है? एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। मस्तिष्क उद्वेलन विधि से संबंधित एप्लाइड इमेजिनेशन रचना किसकी है? एलेक्स एफ ऑसबॉर्न की। जनसंचार का सूचना अर्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, किसने कहा? जॉर्ज ए मिलर। जन सरकार का कार्य नहीं है योजना बनाना। वेबिनार को किस तकनीकी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? अम्ब्रेला टर्म के। उच्च स्तर की ज्ञानात्मक क्षमता के विकास हेतु किस आयु का प्रयोग किया जाता है? वाद विवाद का। श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान था आकाशवाणी। निम्न में से कौन सी विधि प्राचीनतम विधि नहीं है? परियोजना विधि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? दृश्य श्रव्य को एक तरफा में। निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ओवर हेड प्रोजेक्टर। निम्न में से कौन सी दृश्य श्रव्य सुविधा अधिगम लक्ष्यों के लाभदायक लक्ष्यों को संतुष्ट करती है? टेलीविज़न। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है छात्र निर्मित। सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट में। मैजिक लैंटर्न में प्रयुक्त होती है कांच की पारदर्शक स्लाइड। ऐसे उपकरण जिनको देखकर ही शब्द अर्थ तथा भाव का बोध होने लगता है उसे क्या कहते हैं? दृश्य उपकरण। किस सहायक सामग्री को विद्यालय में शिक्षक का परम मित्र कहा जाता है? श्यामपट्ट को। सैक्स टैंड जिस प्रकार की अधिगम सामग्री है वह दृश्य सामग्री कहलाती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयोग किया जाता है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी। श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया? जेम्स विलियम्स। चित्रों को बड़ा करने हेतु प्रयुक्त होते हैं प्रोजेक्टर। ग्रामोफोन निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण है? श्रव्य उपकरण।
टेली कॉन्फ्रेंसिस का प्रचलन अमेरिका में टेलीफोन व टेलीफोन पिक्चर फोन के द्वारा कब प्रारंभ हुआ? 1960 में। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रकार की सहायक सामग्री है जिसे वर्गीकृत किया जाता है दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत। दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष है कि विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता। अगला सवाल है 81 नंबर। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है विद्यार्थियों की भिन्नता इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। शिक्षा जगत में योजना प्रोजेक्ट का शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब एवं कहाँ पर हुआ? 1990 में कोलंबिया विश्वविद्यालय 1900 में कोलंबिया विश्वविद्यालय। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? सीखने हेतु एक सुलभकर्ता, अनुभव से तर्क की ओर सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण में कहलाता है केवल ए व सी सही होगा। पाठ्यक्रम विस्तृत और अधिगम के लिए उद्दीपन। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तियों की आदतों का एवं निष्पादन को सुधारना। अनुबंध में होता है ए डी सही होगा, बी एवं सी। बी आपका अनुबंध उत्पीड़न और सी है अनुबंध का पाठ्यक्रम। अगला सवाल है 88 नंबर। शिक्षण एवं अनुदेशन में होता है, इसमें है सी सही होगा। इसका उत्तर है ए और सी। मतलब ए है आपका शिक्षण में अनुदेशन और सी है अनुदेशन भौतिक विज्ञान। अगला है 89। रायबर्न के अनुसार शिक्षा में कौन से 3 बिंदु होते हैं? तो इसमें है पहला शिक्षक, बालक एवं पाठ्य वस्तु। किसने कहा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? डयूबी ने। 90 MCQ क्वेश्चन बहुविकल्पी आपके यहाँ आपने पढ़ा, यहाँ आंसर भी दिया, मिला सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हैं, इसके माध्यम से आप अपना बीएड प्रथम वर्ष का 3rd पेपर अच्छे से कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट पूरा वीडियो बार बार देख के अच्छे से पढ़ लें, यही मेरी राय है। अभी मैंने बहुत से छात्रों को बात किया, उनका पेपर अच्छा हुआ है। क्वेश्चंस कुछ ऊपर चले गए थे। आप लोग जो है पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। हम आ गए अपने प्रश्न पे। सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी को संक्षेप में कहा जाता है ICT। निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? ICT सपोर्टेड एजुकेशन को। निम्नलिखित में से कौन सूचना एवं संचार तकनीकी का अव्यय है? यहाँ उपयोग सभी है, मतलब एडुसेट के माध्यम से भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, वेब आधारित भी होता है। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है? कम्युनिस से हुई है। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिक्रिया कहलाती है पृष्ठपोषण। कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों के शाब्दिक व्यवहारों के वर्गीकरण के कौन एक प्रेक्षण यंत्र के रूप में कार्य करता है? अंतःक्रिया विश्लेषण। संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया किसने कहा? एडगर डेल। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को कहते हैं प्रेषक। संप्रेषण के अव्यय नहीं है टेलीग्राम। फ्लैंडर ने कक्षा में होने वाली विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, शिक्षकों के व्यवहारों कितने वर्गों में विभाजित किया? 10। शिक्षक वार्ता में कितने वर्ग होते हैं? 7। विद्यार्थी वार्ता में कितने वर्ग होते हैं? 2। शिक्षक द्वारा
कक्षा शिक्षण के दौरान जो कुछ भी कार्य तथा क्रियाएं की दी जाती हैं उन्हें शिक्षा की श्रेणी में रखा जाता है। शिक्षक कथन में कक्षा में चुप्पी की अवस्था फ्लैंडर के किस वर्ग में आता है? अंतिम वर्ग में। शिक्षक कथन में कौन सा व्यवहार सम्मिलित होता है? शाब्दिक व्यवहार। फ्लैंडर्स ने प्रथम 7 वर्गों को कितने भागों में विभाजित किया? 2। अप्रत्यक्ष व्यवहार को फ्लैंडर ने कितने विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित किया? 4। प्रत्यक्ष व्यवहार में क्या नहीं सम्मिलित है? प्रोत्साहन। फ्लैंडर के प्रत्यक्ष व्यवहार में सम्मिलित नहीं है आलोचना। फ्लैंडर द्वारा शाब्दिक संप्रेषण के रिकॉर्ड करने की किस पद्धति का विकास किया गया? अंतःक्रिया विश्लेषण। अनुरूपण का शाब्दिक अर्थ है, यहाँ पे उपयोग सभी, मतलब पहला भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, वास्तविकता है, यथार्थ है, अनुकरण है, मतलब सभी सही होगा इसका, तो डी होगा। अनुरूपण का वास्तविक अर्थ है भूमिका निर्वाह करना। क्रुक सैंग के अनुसार अनुरूपण शिक्षण का तत्व नहीं है, सामाजिक तत्व। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, यह कथन है एलन। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग का विकास कब और कहाँ हुआ? तो माइक्रो टीचिंग का विकास जो है अमेरिका में 1961 में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन हैं? D.W. एलन एवं कथित एचिसन हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र माइक्रो टीचिंग साइकिल की कुल अवधि कितनी मानी गई है? 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण पाठन योजना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के प्रस्तुतिकरण हेतु कितना समय निश्चित हुआ? 5 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण का घटक अथवा तत्व नहीं है जटिलता। सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि ऑडियो कैसेट एवं वीडियो को फिल्म द्वारा दी जाती है। भारतीय परिस्थितियों में ऑडियो व वीडियो के स्थान पर विकसित किसकी संस्तुति की गई? मानवीय प्रेक्षक का। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें वीडियो टेप के माध्यम से विशिष्ट शिक्षण कौशलों की सूक्ष्मता से प्रदान की जाती है तथा पृष्ठपोषण द्वारा शिक्षण कौशल में वृद्धि की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा किसने दी? पैक एवं टकर ने। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा है? पाठ योजना निर्माण का। सूक्ष्म का छठा व अंतिम सोपान कौन सा है? पुनः प्रतिपुष्टि का है। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है प्रशिक्षण संस्थाओं में। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में क्या सम्मिलित नहीं है? सामाजिक अंतःक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण एलन ने कब किया? 1963 में। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? प्रयागराज में। सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण हैं? 6। सूक्ष्म शिक्षण कैसी प्रविधि है? प्रायोगिक एवं वैश्लेषिक है। सूक्ष्म शिक्षण कैसी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ है। सूक्ष्म शिक्षण की अव्यवस्थाएं नहीं हैं, अभिप्रेरणा की अवस्था। मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर थ्रू माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? दोसाझ। भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया गया। D.D. तिवारी। कौशल शिक्षण से संबंधित कुछ कार्य एवं व्यवहार हैं जिनको छात्रों के अधिगम को सुगम बनाने हेतु संपादित किया जा सकता है, यह कथन किसका है? ब्राउन का। अगला है आपका व्यवहार परिवर्तन के लिए पुनर्बल के प्रयोग की कला का विकास मुख्य रूप से किसने किया? B.F. स्किनर। वह वस्तु या उद्दीपन जिसके सहारे से पुनर्बल दिया जाता है वह कथन कहलाता है पुनर्बलक। शिक्षण कौशल किसे प्रदान किया जाता है? शिक्षण कौशल किसे प्रदान किया जाता है? छात्राध्यापकों को। अगला सवाल है 49 नंबर NCERT द्वारा कितने शिक्षण कौशल का उल्लेख किया गया है? 7। शिक्षण में पुनरावृत्ति कौशल का उपयोग किया जाता है, इसका है पाठ को संक्षेपित करने के लिए। शिक्षण प्रारंभ का प्रथम चरण है प्रस्तावना कौशल।
प्रस्तावना कौशल में किस सूत्र का अनुकरण किया जाता है? ज्ञात या ज्ञात सूत्र। पाठ प्रारंभ कौशल अथवा विन्यास प्रेरणा कौशल किसे कहते हैं? प्रस्तावना कौशल को। स्पष्टीकरण कौशल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या कौशल। किस शिक्षण कौशल के घटक अंतर्गत आगमन निगमन का प्रयोग तथा सरल उदाहरणों का निर्माण करना सम्मिलित है? दृष्टांत कौशल। निम्नलिखित में से खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक नहीं है? स्पष्ट प्रयोग। शिक्षण कौशल का तत्व नहीं है? अनुचित प्रविधियों का प्रयोग। इनमें से कौन सा पाठ प्रस्तावना कौशल का घटक है? तो इसमें डी सही होगा, मतलब उपयुक्त सभी छात्रों का पूर्व ज्ञान, तारतम्यता, उदित युक्तियों, सभी सही होगा। इसका डी उत्तर सही है। 59 का नंबर है आपका। निम्न में से कौन सा सुलेखित नहीं है? तो बी है प्रश्न कौशल, सार्थक उदाहरणों का निर्माण। सूक्ष्म शिक्षण सीमाएँ नहीं हैं, शिक्षण कौशलों के विकास में सहायक। अनुरूपण शिक्षण को और किस नाम से जाना जाता है? अनुकरणीय सामाजिक कौशल से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आपका उत्तर है सी सही होगा। सूक्ष्म शिक्षण से के भारतीय प्रतिमान की विशेषता नहीं है। इसका है आपका सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऑडियो कैसेट व वीडियो फिल्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। सूक्ष्म शिक्षण अनुरूपी शिक्षण सिमुलेटेड टीचिंग क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें प्रशिक्षार्थी ही छात्रों का एवं पर्यवेक्षणकर्ता की भूमिका का निर्वाह करता है। 65 नंबर आपका सवाल है। सूक्ष्म शिक्षण को एलन ने अवरोही शिक्षण विद्या क्यों कहा? क्योंकि इसमें छात्राध्यापक कई वांछित शिक्षण कौशलों को आवश्यकता अनुसार जोड़कर पूरा शिक्षण करवाता है। अगला सवाल है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ नहीं है। इसका उत्तर है सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों को विद्यालयों में जाकर वास्तविक अध्यापन करवाना होता है। अगला सवाल है आपका, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो है डी सही होगा। इसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करवाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका है इस प्रणाली में शिक्षण कौशलों में वृद्धि के लिए दृष्टिकोण फीडबैक का कोई स्थान नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण में सर्वप्रथम शिक्षण कौन सा कार्य होता है? सूक्ष्म शिक्षण का सैद्धांतिक ज्ञान देना। सूक्ष्म शिक्षण का गुण एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग नहीं है। शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। सूक्ष्म शिक्षण चक्र माइक्रो टीचिंग साइकिल के पदों का सही क्रम है। पाठ योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठन योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। सूक्ष्म शिक्षण पर प्रतिमान पर भारत में अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय है उच्च शिक्षा संस्थान IASE बड़ौदा। अनुरूपण प्रविधि का विकास किसने किया? कोलंबिया विश्वविद्यालय के क्रुक सैनकर ने। संप्रेषण शब्द के अंतर्गत प्रेषण से क्रिया से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है किसी विचार, संदेश अथवा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। इस प्रकार आपके 74 क्वेश्चंस और हो गए, मल्टीपल क्वेश्चन। आप अच्छे से बार बार इसको पढ़ के अपना उत्तर दें और अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा पेपर जाएगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व कितने हैं? 4। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? लॉरेंस व डेविस ने। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? रॉबर्ट ग्लेसर। अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण का दूसरा सोपान उद्देश्यों का प्रतिपादन करना तथा उन्हें रूप में लिखना व्यवहारिक है। मेगर विधि किसके सिद्धांतों पर आधारित है? व्यवहारवादी मनोविज्ञान के पर। पूर्व व्यवहारों को ज्ञात करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? पूर्व परीक्षण का। विधि को अंतिम व्यवहारों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है मेगर का।
मेगर विधि का मुख्य दोष है कि इसके मानव अधिगम में भी क्रियाओं को महत्व नहीं दिया था। मानसिक में पाठक वस्तु के विकास क्रम के संबंध में किसकी अनुमति अवश्य लेनी चाहिए? विशेषज्ञों की। पाठ्य वस्तु के विकास क्रम की सूची में किसको सीखने में सुविधा मिलनी चाहिए? छात्रों को। मानदंड परीक्षा में किस परीक्षा के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है? वस्तुनिष्ठ में। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विकास किसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किया? जेरोम ब्रूनर ने। एक संप्रत्यय मुख्यतः कितने तत्वों से बना है? 3। अगला सवाल है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? जॉन डेवी एवं किलपैट्रिक हैं। अग्रिम संगठक प्रतिमान किस पद्धति प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की विचारधारा तथा प्रयत्नों का परिणाम है? डेविड आशुबेल के। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विकास जेरोम ब्रूनर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कब किया? सन 1956 ईस्वी में। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? सचमैन। आगमन चिंतन प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित है? हिल्डा टाबा। डेविड आशुबेल किसके बौद्धिक अनुशासन संप्रत्यय से काफ़ी प्रभावित हुए थे? ब्रूनर। संरचना में विषय वस्तु के सार्थक बोध हेतु पहले किसको सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया? क्रियाओं को। अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान का प्रमुख तत्व नहीं है, आर्थिक व्यवस्था। अग्रिम संगठक प्रतिमान किस शिक्षण हेतु बड़ी प्रभावशाली विधि है? अमूर्त पाठ्य वस्तु के। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के संरचना की अव्यवस्था है। उपयुक्त सभी, मतलब इसका ए भी सही होगा, बी भी सही है, सी भी सही है, कुल मिला के आपका डी वाला उत्तर सही होगा। मतलब है समस्या का प्रस्तुतिकरण, सूचनाओं का संगठन, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। 24 नंबर है आपका सवाल। अभिक्रमित अध्ययन का अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान कथन या कथन किसका है? बीएफ स्कैनर का है। अगला सवाल आपका है रेखी अभिक्रम के प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्किनर हैं। रेखी अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पे। एक ऐसी अभिक्रम सामग्री जिसमें कि प्रत्येक छात्र एक निश्चित पदों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है कहलाता है एक रेखी क्रम में। किसने कहा है कि किसी पद को पढ़ने पर छात्रों को 10% से अधिक गलती नहीं करनी चाहिए? बीएफ स्किनर ने। साखी अभिक्रमित अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक अभिक्रम के। साखी अभिक्रमित अनुदेशन को किसने प्रतिपादित किया? नॉर्मन ए क्राउडर ने। साखी अभिक्रमित अनुदेशन को नॉर्मन ए क्राउडर ने कब प्रतिपादित किया? सन 1954 ईस्वी में। अब शिक्षार्थी अपनी सूझबूझ से अनुक्रिया या उत्तर देने चुनने के लिए किस अभिक्रम में स्वतंत्रता होता है? साखी अभिक्रम में। मैथमेटिक्स अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय किसको है? थॉमस एफ गिलबर्ट को। अभिक्रमित अनुदेशन का किस प्रकार का तकनीकी है? व्यक्तिगत है। किस सन में सिडनी एल प्रेसी ने एक ऐसी शिक्षण मशीन का निर्माण किया जिसके द्वारा छात्रों के सामने प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है? 1920 में। शिक्षण के मैथमेटिक्स शब्द यूनानी भाषा की शब्द से निकला है, मैथिन से। मैथमेटिक्स अभिक्रमण में अभिक्रम की इकाई पद न होकर क्या होती है? अभ्यास होता है। मैथमेटिक्स अभिक्रम का निर्माण तथा कहलाता है जटिल तथा कठिन। प्रारंभ में गणित के क्षेत्र में उपयोग किया गया है। मैथमेटिक्स किसमें छात्रों के अधिगम व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है? प्रदर्शन में। मैथमेटिक्स का निर्माण कठिन होता है
इसके लिए अभिक्रमिक में किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए? विशिष्ट छात्रों के पूर्व अनुभवों, पूर्व ज्ञान तथा व्यवहारों में एवं निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप की रूपरेखा बनाई जाती है। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु की रूपरेखा तार्किक अथवा आधारों पर बनानी चाहिए, मनोवैज्ञानिक आधार पर। प्रोग्राम इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे कि छात्र अधिक से अधिक सही कर सके। अनुक्रिया का तैयार प्रोग्राम के मूल ड्राफ्ट का सतर्कतापूर्वक करना चाहिए। संपादन का कंप्यूटर पर आधारित अभिसूचना प्रणाली के मुख्य घटक है उपभोक्ता या छात्र। अभिसूचना तकनीकी में किसी मशीन के संचालन के लिए कौन सा पक्ष आवश्यक होता है? प्रक्रिया पक्ष का। मैथमेटिक्स अभिक्रम की सिद्धांत पर आधारित नहीं है, निदान एवं सिद्धांत पर। निम्न में से कौन सा साखी अभिक्रम पर आधारित सिद्धांत नहीं है? श्रृंखला का सिद्धांत पर। अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सी प्रक्रिया नहीं संपादित होती है? प्रत्ययों तथा तथ्यों का बोधन करना में। अगला सवाल आपका है, अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य नहीं है, ज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ करना। अगला है आपका, सामाजिक पूछताछ प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? बेंजामिन कॉक्स तथा वाइडन मिशेल्स। शिक्षण प्रतिमान का महत्व है, शिक्षण प्रतिमान का महत्व है, तो इसमें डी सही होगा, मतलब ऊपर के ए बी सी तीनों सही हैं। अनुसंधान कार्यों में सहायक होते हैं, अन्वेषण के आधार होते हैं, यह संपूर्ण शिक्षण है, तो इसका डी वाला उत्तर होगा, उपयोग सभी। यहाँ से आपके पूरे क्वेश्चंस समाप्त हुए और 312 का MCQ आप सुन रहे थे, तो इसे आप अच्छे से बार बार पढ़ के दोहरा लें और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से अच्छा पेपर आपका जाएगा। ओके, सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। मैं जुगनू प्रसाद बिंद, और मेरा वीडियो सभी लोग शेयर करें, लाइक करें, मुझे कमेंट भी करें कैसा पेपर गया आपका, ताकि मैं अगला वीडियो आपको बना के देता रहूं। मेरा जो अकाउंट है जुगनू प्रसाद, आप उसे लाइक करें। फेसबुक पे भी हम हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं और यूट्यूब पे हैं। ओके, सभी को फिर से ऑल द बेस्ट।